मैं एक 20 साल की विधवा थी। गांव के नदी किनारे नहाने गई थी। डुबकी लगाकर जब उठी तो सामने एक अजनबी मर्द को देखकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि मैं एक सफ़ेद साड़ी में थी। मैंने उसे वहां से जाने को कहा, पर मेरे जिस्म को देखकर वो बहक गया और वो मेरे करीब आ गया था, और उसे देखकर मैं भी मचलने लगी थी। वो मुझे उठाकर हवेली में ले आया और फिर मेरे साथ। मेरा नाम निशा है। मैं एक विधवा हूँ और एक विधवा के जज्बात बयां करने जा रही हूँ। मेरी उम्र 20 साल की थी। अभी 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। 6 महीने में मेरे पति की मौत हो गई। मेरे ससुराल वाले मुझे ही भला बुरा सुनाने लगे थे। कहने लगे, तू ही अपशकुनी है, यहाँ आते ही अपने पति को खा गई। मेरी सास और जेठ जिठानी मेरे साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते थे। मेरे जेठ जी की बुरी नज़र मुझ पर थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे पास कोई मर्द का साथ नहीं था। मैं रात रात भर रोती रहती थी और यही सोचती थी कि भरी जवानी में विधवा हो गई। मेरे दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी जेठानी भी अब समझ चुकी थी कि मेरे जेठ जी की नज़र मुझ पर है। उन्होंने घर में मेरे लिए जीना दुश्वार कर दिया था। वो चाहती थी कि मैं अपने ससुराल छोड़कर अपनी माँ के पास वापस चली जाऊँ। मैं दिन भर घर का सारा काम करती थी। उसके बाद भी मेरी सास और जेठानी मुझे ताना देने में कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मेरे मायके वाले भी बहुत गरीब थे। हम 3 बहनें और एक भाई है। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मुश्किल से मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवाई थी, और 2 बहन हैं जो शादी के लायक हैं। अपने घर जाकर बैठ जाऊंगी तो उनका क्या होगा, ये सोचकर मैं मन मारकर रह गई थी। मेरे जेठ जी को जब भी मौका मिलता वो मेरे करीब आ जाते थे और मुझसे कहते कि तू अकेले कैसे दिन काटेगी। एक दिन घर पर कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी कि तभी जेठ जी घर पर आ गए और मुझसे कहने लगे कि घर पर तो आज कोई भी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम किस कदर परेशान हो, पर तुम्हारी जेठानी के डर से मुझे मौका नहीं मिल पाता कि मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करूँ। मैं अंदर से बहुत अकेली थी और मैं यही सोचती थी कि अपनी जवानी में कैसे काटूंगी, लेकिन फिर भी मैं अपने जेठ के बारे में ऐसा ख्याल दिल में कभी नहीं लाई थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा मर्द चाहती थी जो मुझे वो अपना बना ले, मुझसे दोबारा शादी कर ले। मैं कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं चाहती थी। पता नहीं ये बात कहना झूठ होगा कि मेरे दिल में आस नहीं थी। पिछले 6 महीने से मैं अकेली ही तड़प तड़प कर रात काट रही थी, ये जानते हुए भी कि जेठ की नज़र मुझ पर है। मैं किसी तरीके की मर्यादा तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि औरतें एक बार बदनाम हो जाएं तो समाज में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती। और मैं कोई शहरी लड़की नहीं थी, बल्कि मैं गांव की लड़की हूँ। गांव में तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा और सारे गलत लोग मुझ पर नज़र बनाए बैठे रहेंगे। जेठ की हसरत थी, मेरी ओर देख रहे थे। मैंने कहा, जेठ जी, आप जो कह रही हैं वो सही नहीं है। आप यहाँ से चले जाएं। भले ही मैं अकेले हूँ, पर मैं आपको वो नहीं दे सकती जो आप मुझसे चाहते हैं। मेरे जेठ जी बहुत ही आश्चर्य से मुझे देखने लगे। कहने लगे, तू हर वक्त मुझे घूरती रहती है। मैंने तुझे देखा है, जब भी मैं तेरे सामने से गुजरता हूँ तो मुझे देखती रहती है। तेरे मन में क्या है मुझे सब पता है। फिर आज तू नखरे क्यों दिखा रही है, जब तुझे मैं वो सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं मन ही मन सोचने लगी कि शायद मेरी नज़र काम करते हुए उनकी ओर चली जाती थी। ये मेरा अकेलापन था। मैं चाहती थी कि कोई मुझे भी देखे। ये तो इंसान के लिए बहुत ही स्वाभाविक है। किसी को देखने और उसके साथ संबंध बनाने में बहुत फ़र्क है। मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। इस बात से वो काफ़ी परेशान भी हो गए थे। उनकी वजह से मैं अब तक इस घर में टिकी हुई थी, वरना घर के बाकी लोग तो मुझे यहाँ से कब का निकाल देना चाहते थे। उनको ना कहते हुए मुसीबत का पहाड़ मेरे सर पर टूट पड़ा। मुझे उन लोगों ने घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मजबूरी में मैं अपने मायके आ गई थी। मेरे मायके वाले तो पंचायत बैठाना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकते। मेरे ससुराल में मेरा भी उतना ही हक है जितना कि बाकी लोगों का था, पर मैं अपने ससुराल में वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं जेठ का दोबारा सामना नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं अपने मायके में ही रह गई। गांव में मैं इधर उधर काम करने लगी थी और ना चाहते हुए भी गांव के लोगों की तरफ मेरी आंख चली ही जाती थी। मुझे लगता था शायद कोई मुझे पसंद कर ले और मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। कोई ऐसा मर्द हो जो मुझसे शादी को तैयार हो जाए।
बिन शादी के तो मर्द आगे आ ही जाएंगे, पर मैं बदनाम नहीं होना चाहती थी। अपनी इज्जत के साथ मैं जीना चाहती थी। मुझे जो भी काम मिलता मैं करने लगती थी, ताकि अपने मायके वालों का सहारा बन सकूं। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की बात दोबारा कभी नहीं की। वो मेरी बहनों के लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे और एक एक करके मेरी बहन का रिश्ता भी तय हो चुका था और उनकी शादी भी हो गई थी। अब मैं घर में अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रह रही थी। गांव की विधवा औरतें अक्सर अकेली रह जाती थी। कोई ऐसी औरतों से शादी नहीं करता था। रात के वक्त मैं अकेली होती थी और मैं खूब रोती थी। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी, कि तभी मुझे पता चला कि पड़ोस के गांव में हवेली के ज़मींदार के यहाँ कुछ काम मिल रहा है। काम मिलने की उम्मीद लेकर मैं उस गांव में चली आई। अपने गांव में मेरा मन नहीं लगता था। एक खालीपन मेरी ज़िंदगी को इस कदर घेर लिया था कि मेरा दम घुटने लगा था। मैं हर हाल में एक मर्द के करीब जाना चाहती थी। शायद इसकी वजह मेरा अकेलापन था, पर पता नहीं, क्योंकि जब भी मैं किसी औरत और मर्द को एक साथ देखती थी तो मुझे अपने पति की याद आने लगती थी और मन ही मन मैं दुखी हो जाती थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। 6 महीने के दौरान हम दोनों ने एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताई थी। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। न जाने मैंने क्या क्या सपने देखे थे। एक रोज़ उन्हें ऐसा बुखार आया जिससे कुछ दिनों के अंदर उनकी जान चली गई और मैं यूं ही तन्हा और बेसहारा रह गई। पति की मौत के बाद एक एक रात मुझे जैसे काटने को दौड़ती थी। मैं अपने दिल की बात बता पाऊँ ऐसा कोई साथी नहीं था। मेरी सारी सहेलियों की भी शादी हो गई थी। शादी के बाद वो लोग मुझसे रिश्ता तो रखती थी, लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि मैं विधवा हो गई हूँ, शुरू में तो सहारा दिया था, फिर उसके बाद मुझसे दूरी बना ली। मुझे किसी भी त्योहार पूजा पाठ में भी नहीं बुलाती थी। मेरी सहेलियों को ऐसा लगता था मानो मैं उनके पति को उनसे छीन लूँगी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से विधवा भी। सभी सोचते थे कि विधवा औरतें अकेली होती हैं, इसीलिए मर्द को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकती हैं। पर मैं अपनी सहेलियों के घर क्यों उजाड़ूंगी। मेरी बहनें भी मुझसे दूरी बनाने लगी थी। उनको पसंद नहीं था कि मैं उनके पतियों से कोई भी बात करूं। वो डरती थी कि उनके पति मेरी ओर आकर्षित ना हो जाएं। ऐसे में अपने गांव को छोड़कर मैं दूसरे गांव में आ गई थी। जमींदार साहब की हवेली में काम मिल गया था। हवेली में काम करते हुए मुझे 1 महीना हो गया था। एक दिन मैं नहाने के लिए नदी पर गई थी। उस दिन मैं बिल्कुल अकेली थी। नदी के इस हिस्से में सिर्फ औरतें ही आती थीं, इसलिए मर्दों का आना वहाँ मना था। ये घाट औरतों का ही घाट था। मैं घाट में चली आई। मैंने अपने जिस्म में बस एक सफ़ेद साड़ी लपेटी हुई थी और नदी में उतरकर नहाने लगी। मैं डुबकी लगाकर नहा रही थी। नदी का ठंडा पानी मेरे अंदर की तकलीफ को और शांत कर रहा था। मुझे एक खुशनुमा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी परियों की दुनिया में हूँ। मेरे अंदर एक शांति थी। मैं आखिरी तक डुबकी लगाकर जैसे ही उठी, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। डर और शर्म के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैं जो देख रही थी मानो मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रही हूँ। मेरे अंदर इतनी आग है। मैं एक इंसान को देख रही हूँ, एक मर्द को देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, पर मेरी घबराहट तब शुरू हुई जब अजनबी मर्द मेरे करीब आने लगा। मैं कोई सपना नहीं देख रही थी, बल्कि वो तो हकीकत है। पर ये कौन है? मैंने इसे ना अपने गांव में कभी देखा था और ना ही इस गांव में। मुझे जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये औरतों का घाट है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो आगे बढ़ता गया। मैंने कहा, आगे एक भी कदम मत बढ़ाना, पर वो मेरे सामने आ चुका था कि तभी मुझे अपनी हालत का एहसास हुआ। मैं एक सफ़ेद साड़ी में थी। उसकी नज़र मेरे चेहरे के साथ साथ मेरे जिस्म पर भी थी। वो मेरी आंखों को देख रहा था। उसे भी मानो यकीन नहीं हो रहा था। मुझसे कहा, तुम कोई जलपरी हो क्या? मैंने तुमसे खूबसूरत औरत इससे पहले नहीं देखी। ये कहकर वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैंने उसे गौर किया तो वो बहुत ही हैंडसम लड़का था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, जिस्म बिल्कुल मर्दाना था। उसने मेरी नज़रों को भांप लिया। मैं उसे जैसे ही देख रही थी वैसे शायद देखना नहीं चाहिए था। शायद एक शरीफ औरत की तरह नज़र झुका लेनी चाहिए थी। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पति की मौत के बाद एक जेठ जी थे जिसने मेरे करीब आने की कोशिश की थी, जिसे मैंने मना कर दिया था। और पहली बार कोई मुझे हसरत भरी निगाह से देख रहा था। मैं भी अंदर ही अंदर मचलने लगी थी। मेरे करीब आकर
उसने मुझे छुआ तो मैं बिल्कुल पानी पानी हो गई थी। नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा से मेरा दिल मचलने लगा था। मेरी सांस तेज होती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो मुझे उठाकर अपनी हवेली में ले आया। वो हमारे ठाकुर का बेटा था। वो मुझसे प्यार करने लगा था और मैंने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। शायद मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। क्या सही है और क्या गलत ये मैं भूल चुकी थी। दुनिया ने मेरे साथ जो किया था, जो दर्द मेरे अंदर था, मैं अपना सुध-बुध खो बैठी थी और उसने मुझे अपना बना लिया था। लेकिन उसके बाद मैं होश में आ गई थी। ठाकुर साहब का बेटा शहर में रहता था। ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है, मैं क्या भूल कर बैठी थी। होश आने पर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने ठाकुर साहब के बेटे से कहा कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। कहा वो चाहते हैं कि अगर मैंने उनके साथ रात ना गुजारी तो गांव में मुझे बदनाम कर देंगे, सबसे कह देंगे कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ है। अब जब भी गांव में आते वो मेरे साथ रात गुजारते थे, चोरी छुपे आते थे ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। अब मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा था, पर मैं खुश नहीं थी। इस रिश्ते से बहुत तंग आ गई थी। मैं इस गलत रिश्ते में नहीं फंसना चाहती थी। बस मुझसे एक बार ही भूल हो गई थी, उसके बाद ही मैं इससे निकल जाना चाहती थी। जब भी छोटे साहब मेरे कमरे में आते तो मेरा दम घुटने लगता था। मेरे अंदर उनके लिए मोहब्बत नहीं बल्कि दिन पर दिन नफरत पैदा होती जा रही थी। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की थी, पर वो मेरी बात नहीं सुनता था। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। ठाकुर साहब ने ये बात नोटिस की थी तो मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है, तुम आजकल इतनी परेशान क्यों रहती हो? मैं ठाकुर साहब के पैरों में गिर गई और रोने लगी थी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो मेरी गलती थी वो भी, और जो छोटे साहब ने किया था। जब छोटे साहब गांव आए तो बड़े ठाकुर साहब ने उन्हें बुलाया और कहने लगे कि तुम निशा के साथ गलत कर रही हो। अजय साहब को बहुत हैरानी हुई कि उसके पापा को सारी बात कैसे पता लगी। वो अपनी सफाई देने लगा था, लेकिन बड़े ठाकुर साहब ने अपना फैसला सुना दिया था कि तुम्हें निशा से शादी करके उसे गांव में ही रखना होगा। अजय पापा की बात मान गए और मुझसे शादी कर ली। बड़े साहब ने यह फैसला इसलिए किया था कि उनका बेटा गांव से जुड़ा रहे, लेकिन उसके बाद मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा और साल भर के अंदर मैं माँ बनने वाली थी। उनकी पहली पत्नी शहर में रहती थी। वो मुझसे मिलने भी आ गई थी। हालांकि वो मेरे और अजय के रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन बड़े ठाकुर साहब के फैसले को मानने को वो मजबूर थी। उनकी पहली पत्नी की वजह से ही अजय गांव छोड़कर शहर चला गया था, लेकिन अब मेरी वजह से वो शहर से गांव आता था। उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी और मैं भी अजय से मोहब्बत करने लगी थी। अब मेरे पति ने अच्छे बाप और अच्छे पति होने का फर्ज अदा किया था। तो ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। पर मैं ये सोचती हूँ कि एक विधवा को समाज इस नज़र से क्यों देखता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।